और इस तरह दिन बीत रहे थे। शादी नजदीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। सुधा के मन पर जो कुछ भी धीरे धीरे मरघट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था और चंद्र अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल हो उठा था। लेकिन यह जिंदगी थी जहां प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं। तश्तरी, प्याले, कुल्हड़, पत्तलें, कालीनें, दरियाएं और बाजे जीत जाते हैं। जहां अपनी जिंदगी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिनने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवाकर रखने पड़ते हैं, और जहां किसी आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धोने के बजाय पत्तलें धुलवाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जहां भावना और अंतर्द्वंद्व के सारे तूफान सुनार और बिजली वालों की बातें में डूब जाते हैं, और जहां दो आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार शहनाइयों की आवाज में डूब जाती है, और जिस वक्त की आंधी के हृदय का कण कण क्षत विक्षत हो जाता है, जिस वक्त उसकी नसों में सितारे टूटते हैं, जिस वक्त उसके माथे पर ऐसी थी उस वक्त चंद्र की जिंदगी, और उस जिंदगी ने अपना चक्र पूरी तरह चला दिया था। करोड़ों तूफान घुमड़ाते हुए उसे नचा रहे थे, वह एक क्षण भी कहीं नहीं टिक पाता था। एक पल भी उसे चैन नहीं था। एक पल भी वह यह नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह बेहोशी में, मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाजें थीं कि उसके कानों से टकराकर चली जाती थीं। आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे। चक्र उसे फंसाकर खींचे लिए जा रहा था। बिजली से भी ज्यादा तेज, प्रलय से भी ज्यादा सशक्त वह खींचा जा रहा था। सिर्फ एक और, शादी का दिन। सुधा ने नथुनी पहनी, उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़े पहने, उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा पूजते वक्त अपना सिर पटक दिया, उसे नहीं मालूम। वह व्यक्ति नहीं था, तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वात्या चक्र में उलझ गया था और झोंके उसे नचाए जा रहे थे। और उसे होश आया तब जब बिनती जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई बारात आने के एक दिन पहले। उस छत पर जहां सुधा पड़ी रो रही थी, चंदर को ढकेल कर चली आई। चंदर के सामने सुधा थी, सुधा जिससे वह पता नहीं क्यों बचना चाहता था। अपनी आत्मा के संघर्षों से, अपने अंतकरण के घावों की कसक से घबराकर, जैसे कोई आदमी एकांत कमरे से भागकर भीड़ में मिल जाता है। भीड़ के निरर्थक शोर में अपने को खो देना चाहता है, बाहर के शोर में अंदर का तूफान भुला देना चाहता है। उसी तरह चंदर पिछले हफ्ते से सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ एक चीज याद रहती थी, शादी का प्रबंध। सुबह से लेकर सोने के वक्त तक वह इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे एक क्षण भी बैठने का मौका न मिले, और सोने से पहले वह इतना थक जाए, इतना चूर चूर हो जाए कि लेटते ही नींद उसे जकड़ ले और उसे बेहोश कर दे। लेकिन उस वक्त बिनती उसे उसके विस्मरण स्थल से खींचकर एकांत में ले आई है, जहां उसकी ताकत और उसकी कमजोरी, उसकी पवित्रता और उसका पाप, उसकी मुस्कान और उसके आंसू, उसकी प्रतिभा और उसकी विस्मृति, उसकी सुधा अपनी जिंदगी के चिरंतन मोड़ पर खड़ी अपना सब कुछ लुटा रही थी। चंद्र को लगा जैसे उसको अभी चक्कर आ जाएगा। वह अकुलाकर खाट पर बैठ गया। शाम थी, सूरज डूब रहा था और दिन भर की तपी हुई छत पर जलती हुई बरसाती के नीचे एक खरहरी खाट पर सुधा लेटी थी। एक महीन पीली धोती पहने, कोरी मार्किन की कुर्ती पहने, रूखे चिकटे हुए बाल और नाक में बहुत बड़ी सी नथ। 15 दिन के आंसुओं ने चेहरे को जाने कैसा बना दिया। न चेहरे पर सुकुमारता थी, न कठोरता, न रूप था, न ताजगी। सिर्फ ऐसा लगता था कि जैसा सुधा का सब कुछ लुट चुका है। न केवल प्यार और जिंदगी लुटी है, वरन आवाज भी लुट गई है और नीरवता भी। वैभव भी लुट गया और याचना भी। सुधा ने अपने पीले पल्ले से आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। दोनों चुप। पहले कौन बोले? बिनती आई। चंद्र और सुधा का खाना रखकर चली गई। खाना खाओगी सुधा? चंद्र ने पूछा। सुधा कुछ बोली नहीं, सिर्फ सिर हिला दिया और डूबते हुए सूरज और उड़ते हुए बादलों की ओर देखकर जाने क्या सोचने लगी। चंद्र ने थाली खिसका दी और सुधा को अपनी ओर खींचकर बोला, सुधा, इस तरह कैसे काम चलेगा? तुम्ही को देखकर तो मैं अपना धीरज संभालूंगा। बताओ, और तुम ही यह कर रही हो। सुधा चंद्र के पास खिसक आई और 2 मिनट तक चुपचाप चंद्र की ओर फटी हुई पथराई आंखों से देखती रही और एकदम हृदय को फाड़ देने वाली आवाज में चीख कर रो उठी, चंद्र, अब क्या होगा? चंद्र की समझ में नहीं आया वह क्या करे। आंसू उसके सूख चुके थे, वह रो नहीं सकता था। उसके मन पर कहीं कोई पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों को बनने के साथ ही सोख लेता था। लेकिन वह तड़प उठा, सुधा,
वह घबरा कर बोला, सुधा, तुम्हें हमारी कसम है, चुप हो जाओ। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, ऐसे ही। सुधा चंद्र के पांवों में मुंह छिपाए थी। उठकर बैठो ठीक से सुधा, इतना समझ बूझकर ये सब करती हो। छे, तुम्हें अपना दिल मजबूत करना चाहिए, वरना पापा को कितना दुख होगा। पापा ने तो मुझसे बोलना भी छोड़ दिया है चंद्र। पापा से कह दो आज तो बोल लें। कल से हम उन्हें परेशान करने नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अब उनकी सुधा को सब ले जा रहे हैं, जाने कहाँ ले जा रहे हैं। और फिर वह फफक फफक कर रो पड़ी। चंद्र ने बिनती से पापा को बुलवाया। सुधा को रोते हुए देखकर बिनती खड़ी हो गई। दीदी रो मत दीदी, फिर हम किसके भरोसे रहेंगे यहाँ। और सुधा को चुप कराते कराते बिनती भी रोने लगी और आंसू पोंछते हुए चली गई। पापा आए, सुधा चुप हो गई और कुछ कहा नहीं, फिर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला भर्राए गले से बोले, मुझे यह रोआई अच्छी नहीं लगती। यह भावुकता क्यों? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया गया था। भावुकता से क्या फायदा? कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे। चलो चंद्र यहाँ से, अभी जनवासा ठीक करवाना है। चंद्र और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए। अपनी शादी के पहले, हमेशा के लिए अलग होने से पहले सुधा को इतना ही मौका मिला। उसके बाद सुबह 6 बजे गाड़ी आती थी, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी लेट थी। डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बारात का स्वागत करने स्टेशन पर जा रहे थे और चंद्र घर पर ही रह गया था जनवासे का इंतजाम करने। जनवासा बगल में था। माथुर साहब के बंगले के दोनों हॉल और कमरा खाली करवा लिए गए थे। चंद्र सुबह 6 ही बजे आ गया था और जनवासे में सब सामान लगवा दिया था। नहाने का पानी और बाकी इंतजाम कर वह घर आया। जलपान का इंतजाम तो केदार के हाथ में था, लेकिन कुछ तौलिए भिजवाने थे। बिनती, कुछ तौलिए निकाल दो, चंद्र ने बिनती से कहा। बिनती उर्द की दाल धो रही थी। उसने फौरन उठकर हाथ धोए और कमरे की ओर चली गई। ए बिनती, बुआ जी ने भंडारे के अंदर से आवाज लगाई। जाने कहाँ मर गई मुंह जौसी। अरे सिंगार पटार बाद में कर लियो, काम में तनिक दीदा नए लगते। बेसन का कनस्टर कहाँ रखा है? अभी आए, बिनती ने चंद्र से कहा और अपनी माँ के पास दौड़ी। 15 मिनट हो गए लेकिन बिनती लौटी ही नहीं। ब्याह का घर, हर तरफ से बिनती की पुकार मचती और बिनती पंख लगाए उड़ रही थी। जब बिनती नहीं लौटी तो चंद्र ने सुधा को ढूंढकर कहा, सुधी, एक बहुत बड़ा सा तौलिया निकाल दो। सुधा चुपचाप उठी और स्टडी रूम में चली गई। चंद्र भी पीछे पीछे गया। बैठो, अभी निकाल कर लाते हैं, सुधा ने भरी हुई आवाज में कहा और बगल के कमरे में चली गई। वहां से लौटी तो उसके हाथ में मीठे की तश्तरी थी। अरे खाने का वक्त नहीं है सुधा, 8 बजे लोग आ जाएंगे। अभी 2 घंटे हैं, खा लो चंद्र। अब कभी तुम्हारे काम में हर्जा करके खाने को नहीं कहूंगी। सुधा बोली। चंद्र चुप। याद है चंद्र, इसी जगह आंचल में छिपाकर नान खटाई लाई थी। आओ आज अपने हाथ से खिला दूं, कल ये हाथ पराए हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंद्र के मुंह में दे दी। चंद्र की आंखों में 2 आंसू छलक आए। सुधा ने अपने हाथ से आंसू पोंछ दिए और बोली, चंद्र, घर में कोई खाने का ख्याल करने वाला नहीं है। खाते पीते जाना, तुम्हें हमारी कसम है। मैं शाहजहांपुर से लौट कर आऊंगी तो दुबले मत मिलना। चंद्र कुछ बोला नहीं। आंसू बहते गए। सुधा खिलाती गई, वह खाता गया। सुधा ने गिलास में पानी दिया। उसने हाथ धोया और जेब से रूमाल निकाला। क्यों, आज आंचल में हाथ नहीं पहुंचोगे? सुधा बोली। चंद्र ने आंचल हाथ में ले लिया और पलकों पर आंचल दबाकर फूट फूट कर रो पड़ा। छी चंद्र, आज तो हम संभल गए हैं। हमने सब स्वीकार कर लिया चुपचाप। अब तुम कमजोर मत बनो। तुमने कहा था मैं शांत रहूं तो शांत हो गई, अब क्यों मुझे भी रुलाओगे? उठो। चंद्र उठ खड़ा हुआ। सुधा ने एक पान चंद्र के मुंह में देकर कथा उसकी कमीज से लगा दिया। चंद्र कुछ नहीं बोला। अरे आज तो लड़ लो चंद्र, आज से खत्म कर देना। इतने में बिनती तौलिया ले आई। दीदी इन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रहे हैं। बिनती ने कहा। खिला दिया। सुधा बोली, देखो चंद्र, आज मैं नहीं रहूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम बराबर मेरे सामने रहना। मंडप में रहोगे ना? हाँ रहूंगा। चंद्र ने आंसू पीते हुए कहा। कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी बिनती है। सुधा बोली। चंद्र तौलिया लेकर चला आया। चूंकि बारात में कुल 8 ही लोग थे, अतः घर की और माथुर साहब की 2 ही कारों से काम चल गया। जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंद्र चुपचाप बैठा था। उसने फौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवाकर वह जा ही रहा था कि कैलाश ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे घुमा लिया और गले से लगकर बोला, कहाँ चले कपूर साहब? नमस्ते। चलो पहले नाश्ता करो। और खींचकर वह चंद्र को ले गया। अपने बगल की मेज पर बिठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, कुछ नाराज थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते थे? हम तो बराबर खत का जवाब देते रहे यार। कपूर चाय पीते हुए बोला,
अच्छा तो हम घूमते रहे इधर उधर, खत गड़बड़ हो गए होंगे। लो समोसा खाओ, कैलाश ने कहा। चंद्र ने सिर हिलाया तो बोला, अरे वाह मियाँ, शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, हमारी हो रही है, समझे? तुम क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? अच्छा कपूर, काम तो तुम्ही पर होगा सब। हाँ, कपूर बोला, बड़ा अफसोस है यार, जब हम लोग पहली दफा मिले थे तो यह नहीं मालूम था कि तुम और डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे अपने को बचाने का। हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ। आपकी दुआ है, चंद्र ने सिर झुकाकर कहा, और सभी हंस पड़े। इतने में शंकर बाबू डॉक्टर साहब के साथ आए और सब लोग चुप हो गए।